अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द समरी ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की हम समरी स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जल्दी से उसे हम रिवाइज करते हैं एंड देन फिर हम आगे की चर्चा करेंगे अपनी। तो स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने समझा था कि रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है। हमने बात करी थी कि हमारे जो रिडेम्पशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 55 में लिखे हुए हैं। सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है कि जब कंपनी ने कोई भी शेयर कैपिटल रेज करी एंड एट अ प्री डिफाइंड टाइम एट अ प्री डिफाइंड प्राइस, मतलब ये सब चीज प्लान्ड होती है एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। कंपनी बता देती है शेयर होल्डर्स को कि हम इस समय पे आपकी कैपिटल लौटा देंगे एंड आपको इतने प्राइस पे हम आपको ये आपकी कैपिटल रिटर्न कर देंगे। तो जब ये प्रोसेस ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी पहले ही डिटरमिन कर लेती है कि वो शेयर्स कैपिटल जो वापस करेगी किस टाइम पे करेगी, किस प्राइस पे करेगी, दैट इज नोन एज रिडेम्पशन। ये हमारा रिडेम्पशन कहलाया जाता है। दिस इज अ प्लान्ड प्रोसेस। ये प्री प्लान्ड होता है कि किस डेट पे किस प्राइस पे ये हमारे पास रिडेम्पशन होगी, रिटर्न होगी कैपिटल की। तो रिडेम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट अ pre-arranged time and amount, pre-arranged amounts and time. It is a repaying process of repaying. ठीक है, it is a contract giving the right to the to redeem preference shares within or at the end of a given time period at an agreed price. मतलब at the end of a given time period ये आपको time period already पता होता है and at a predetermined price at an agreed price आप ये redemption करते हैं। ठीक है, तो the redeemable shares are issued on the terms that shareholder will at a future date be repaid the amount which they invested in the company along with the frequent payment of a specified amount as return on investment during the tenure of the preference shares। मतलब ये जो ब्रैकेट में बात करिए, दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है तो उसकी भी परसेंटेज सेट होती है, तय होती है बिटवीन कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। लेकिन बेसिकली प्राइमरीली अगर हम बात करें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, तो इट इज अ प्री अरेंज्ड सिनेरियो। प्री अरेंज्ड होती हैं सारी बातें, जहां पे आपको टाइम पता होता है, आपको अमाउंट पता होती है किस अमाउंट पे आपकी रिडेम्पशन होगी। ठीक है, फिर ये थ्योरी फिर से आ गई। यहाँ पे थ्योरी में ये क्या कह रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू करती है एंड क्यों इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करती एंड ऑल दैट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी डल या बेयरिश सिनेरियो होता है तो कंपनी उस सिचुएशन में एक अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। इक्विटी शेयर्स आर नॉर्मली इशूड इन अ बेयरिश एंड पॉजिटिव सिनेरियो। जब कंपनी थोड़ी सी डल होती है, बेयरिश होती है, तब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रूट अपनाती है। कुछ प्रेफरेंस देके, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देके शेयर होल्डर्स को कोशिश करती है कि उनसे फंड्स रेज कर लिए जाए। एंड साथ के साथ जो कंपनी हमारी लिस्टेड नहीं होती एक्सचेंज पे, तो थोड़े से लोग हेजिटेंट होते हैं जिस कंपनी के बारे में जिनके शेयर्स इजीली ट्रेडेबल नहीं होते मार्केट में, तो दे आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी जो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है। तो उनको भी, उनसे भी अगर फंड्स रेज करने हो, उन कंपनीज को भी अगर फंड्स रेज करने हो, देन दे फॉलो द रूट ऑफ प्रेफरेंस शेयर capital. A company may issue redeemable preference shares because of the following reason. A company may face difficulty in raising share capital if the shares are not trading on the stock exchange. अगर stock exchange पे आपके shares trade नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा difficult हो जाता है capital raise कर पाना। तो potential investors hesitant in putting money into the shares that cannot easily be sold may be encouraged to invest in the shares which are redeemable by the company. ये redeemable भी है। अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने आपको कि कंपनी कभी भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। शेयर्स हैव ऑलवेज टू बी रिडीमेबल। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या बात बताया था मैंने आपको? मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है 20 इयर्स, लेकिन सर्टेन कंपनीज ऐसी होते हैं जो 20 इयर्स से भी ज्यादा इशू कर सकती हैं। दीज आर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती हैं, दे कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स एज वेल। ठीक है, The preference shares may be redeemed when there is a surplus capital. surplus of capital जब होती है कंपनी के पास, वो तब redeem कर सकती है। and the surplus fund cannot be utilized in the business for the, या फिर कंपनी के पास surplus funds हैं और वो surplus funds कंपनी बिजनेस में profitably यूज नहीं कर पा रही है, तो उस सिनेरियो में कंपनी वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर सकती है।
इन इंडिया द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट हमारा जो होता है दे गवर्न द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बात करते हैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या है। बेसिकली हमारे को जो रेलेवेंट है दैट इज सेक्शन 55 जो हमारी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सारी बातें बताता है। तो अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल में इशू प्रेफरेंस शेयर्स which at the option of the company are liable to be redeemable within a period normally not exceeding 20 years। तो यहाँ पे ये हो गया कि कंपनी 20 साल से ज्यादा अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। उनकी रिडेम्पशन डेट कैन बी मैक्सिमम अप टू 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट अब इसके बाद में हमने कंडीशंस पढ़ी थी सेक्शन 55 में हमारी क्या क्या कंडीशंस थी। तो सभी बच्चे मेरे को एक बार वैसे ही बताएं क्या क्या कंडीशंस थी हमारी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए, क्या क्या कंडीशंस थी हमारी। फुल्ली पेड अप होने चाहिए, ठीक है, पहली बात हो गई। फिर आगे ठीक है, उसके बाद व्हाट एल्स, क्या क्या कंडीशंस थी हमारी रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में हमारी क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई थी। जिन जिन बच्चों को नहीं याद वो अपने नोट्स खोलें, अभी नोट्स खोल के देखें कि क्या लिखा है वहां पे। सही बच्चे मेरे को फटाफट से बताएंगे क्या क्या कंडीशंस थी हमारी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। इररिडीमेबल होनी चाहिए, ये तो एक हमारी जनरल बात हो गई। ठीक है, सेक्शन 55 में कंडीशंस क्या थी हमारी रिडेम्पशन की। सेक्शन 55 में क्या क्या कंडीशंस थी हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। तो क्या थी हमारे पास कंडीशन। एक तो हमारे पास फुल्ली पेड अप होने चाहिए हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फिर उसी के साथ में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सेक्शन 55 का मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड सेक्शन 55। सेक्शन 55 का ये ऑब्जेक्टिव है, रीजन है जिस वजह से हमारे पास सेक्शन ये कंडीशंस आई हैं। तो ये बेसिकली एक रीजन, ये कंडीशन नहीं है, ये बेसिक इंटेंशन है बिहाइंड सेक्शन 55। तो पहली हमारे पास कंडीशन होगी शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, फुल्ली पेड अप नहीं होंगे तो हम शेयर्स फॉरफीट कर लेते हैं एंड हम उन्हें रिडीम नहीं करते। याद आ रहा है सबको, हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर जहां पे कुछ शेयर होल्डर्स हमारे को जो हमने फाइनल कॉल मंगाई है उन्हें वो पे अप नहीं करते एंड कंपनी देन वो शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है एंड देन वो शेयर्स रिडीम नहीं होते। फिर उसके बाद में सेकेंडली हमने प्राइमरीली बात करी थी कि जो हमारी रिडेम्पशन होगी इट विल बी प्राइमरीली फ्रॉम टू मेथड्स ओनली। पहला हमारा हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी जब अपने फ्री रिजर्व से अपनी शेयर्स रिडीम करती है, अपने ही फंड से शेयर्स रिडीम कर रही है। तो जब कंपनी अपने ही फंड से रिडीम कर रही है शेयर्स, तो साथ ही साथ सेक्शन 55 में क्या कंडीशन थी, अगर आप अपने आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंटली आप क्या करेंगे, यू विल ब्लॉक योर फ्री प्रॉफिट। जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स थे आप वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ब्लॉक कर देंगे जितनी की आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम उतनी अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे आउट ऑफ योर फ्री प्रॉफिट्स और अपना एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। और इस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का क्या यूज था, व्हाट वाज द यूज ऑफ दिस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। दिस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन ओनली बी यूज्ड टुवर्ड्स इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। ये खाली बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ही यूज हो सकता है, कोई और यूज नहीं हो सकता इसका। तो बिल्कुल सही बेटा, रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप सीआरआर क्रिएट करेंगे रिडेम्पशन। सेकंड मेथड हमारे पास हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड इज आउट ऑफ फ्रेश इशू। कंपनी जब फ्रेश शेयर्स इशू करती है
फॉर रिडीमिंग देयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी नए शेयर कैपिटल इशू करेगी, बी इट इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चाहे वो राइट इशू के फॉर्म में निकाले शेयर, चाहे वो अपना नॉर्मल इशू की तरह निकाले, लेकिन फ्रेश इशू निकालना जरूरी है। क्या इसमें बोनस आ सकता है? कैपिटल इशू में तो हमारी बोनस भी आती है, तो क्या बोनस आ सकता है? बताइए, क्या बोनस आ सकता है हमारा फॉर फ्रेश इशू? क्या हमारा बोनस आ सकता है फ्रेश इशू में फॉर कंप्लाइंग सेक्शन 55? अप्लाई और ब्रेन, मैंने आपको रीजन भी बताया था कि फ्रेश इशू में क्या कंडीशंस देखते हैं हम। फ्रेश इशू में साथ में हम क्या कंडीशंस देखते हैं अपने सेक्शन 55 की कंप्लायंस के लिए। लिटमस टेस्ट बताया था मैंने आपको कि आपको वो दो कंडीशंस चेक करेंगे, आपको सारी बातों के आंसर मिल जाएंगे। क्या दो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको साथ के साथ? जब भी फ्रेश इशू आएगा यू हैव टू बेसिकली चेक टू थिंग्स कि आपके क्या वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है अमाउंट, दूसरा साथ के साथ क्या वो अमाउंट आपको रिसीव भी हो रही है। तो बोनस में आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट हो गई आपकी अमाउंट, हैव यू रिसीव्ड एनी अमाउंट एनी मनी टुवर्ड्स बोनस इशू? मैंने अभी अभी आपको दोबारा से रिवाइज करवाया है कि बोनस में कोई भी फंड्स नहीं मिलते हैं, दे आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब कंपनी को कोई पैसे मिले ही नहीं तो दे वोंट बी यूज्ड फॉर सेक्शन 55 कंप्लायंस, ठीक है। तो प्राइमरीली हमारी कंडीशंस ये थी कि हमारे पास जो भी, पहले तो हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। सेकेंडली यू हैव टू मेथड्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फर्स्ट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड सेकंड इज बाय फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल। फिर उसके साथ में थर्ड कंडीशन क्या हो गई, जो आउट ऑफ प्रॉफिट से ही कनेक्टेड है, कि जब भी आपने आउट ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर्स रिडीम करे हैं, यू विल बी क्रिएटिंग योर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यू विल बी ब्लॉकिंग योर फ्री प्रॉफिट। जो आपके फ्री प्रॉफिट्स हैं आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एंड लास्टली हमने बात करी थी कि जो भी आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो भी प्रीमियम होगा ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट विल बी रिटर्न ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। फ्री रिजर्व बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, आप उससे ही अपना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी समरी पे। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस थी? यहां पे नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट which would otherwise be available for dividend or out of proceeds of fresh issue, ठीक है। no shares can be redeemed except out of profit, मतलब आप out of profit ही redeem कर सकते हैं या फिर via fresh issue आप redeem कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद no share can be redeemed unless they are fully paid up, ये भी हमने बात करी कि आपके fully paid up होने जरूरी हैं शेयर्स। फिर उसके बाद में मैंने इसमें थर्ड कंडीशन में ये लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेक्शन जो 52 है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, वो कहता है कि आप राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो इफ यू आर नॉट अ सेक्शन 133 कंपनी। सेक्शन 133 कंपनी कौन सी है? जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। कंपनीज एक्ट में सर्टेन कंडीशंस लिखी हुई हैं, सर्टेन लिमिट्स लिखी हुई हैं। तो अगर वो कंपनी वो सेक्शन 133 में फॉल करती है एंड उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, तो उस सिनेरियो में जो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसमें आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। यू कैन ओनली यूज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फ्री रिजर्व्स, और वहां पे आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अपनी खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करेंगे, फ्री रिजर्व से ही राइट ऑफ करेंगे। एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है? एग्जाम में आप हमेशा अज्यूम करेंगे कि आपकी सेक्शन 133 कंपनी ही है, आप अदर देन सेक्शन 133 कंपनी आप यूज नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट आपका जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, यू विल ऑलवेज बी राइटिंग इट ऑफ फ्रॉम योर free reserves only, you won't be using securities premium to write off your premium on redemption. securities premium आप यूज नहीं करेंगे to write off your premium on redemption। तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है, in case of prescribed company whose financial statement comply with the accounting standards prescribed for such class of companies under section 133 of the Companies Act। section 133 of the Companies Act में जो कंपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है और उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, द प्रीमियम इफ एनी payable on redemption shall be provided for out of profits of the company before shares are redeemed। मतलब कंपनी के पास जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसमें आप अपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही यूज करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ योर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। समझ में आ रही है जो इसमें बात लिखी हुई है? द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडेम्पशन शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स कौन से हो गए आपके? या तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया या जनरल रिजर्व हो गया, तो वो आप यूज करके अपने
राइट ऑफ करेंगे अगर आप सेक्शन 133 कंपनी है तो इन केस ऑफ अदर कंपनीज कौन सी होगी, अदर देन 133। तो जो अदर देन 133 कंपनीज हो गई, यहां पे उनकी बात हो रही है। तो अदर देन 133 कंपनीज में नॉट फॉलिंग अंडर वन अबव, मतलब जो जिनको 133 अप्लाई नहीं हो रहा है, द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो आपकी वैल्यू आ रही है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं टू राइटिंग ऑफ योर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो आपको ये वाली बात बस दिमाग में रखनी है, ज्यादा जोर नहीं देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। आपको बेसिकली ये वाली बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सारी थ्योरी लिखी है, सारी कंडीशंस वैसी लिखी हुई है कि आपको रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो आप अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितनी अमाउंट का करेंगे, अ सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, ठीक है। आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होगा, सीआरआर आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स ओनली। आप अपना जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, यू कैन यूज दैट टुवर्ड्स इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है। तो on redemption of redeemable preference share capital out of accumulated profits, it will be necessary to transfer the capital redemption reserve an amount equal to the amount repaid on redemption of preference shares on account of face value less fresh issue। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ये बेसिकली कह रहा है कि अगर आपने फ्रेश इशू भी करा है एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी है, तो आप सीआरआर कितना क्रिएट करेंगे, जितनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड माइनस जो अमाउंट आपको वाया फ्रेश इशू रिसीव हुई है, उसको माइनस करने के बाद जो आपके पास रह गया, आप उतनी अमाउंट से आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट्स अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ फेस वैल्यू लेस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द कैपिटल मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के लिए आपने जो फ्रेश इशू निकाला है, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू रह जाएगी, उसमें उतनी अमाउंट का आप अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है। फिर उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इट इंश्योर्स दैट देयर इज नो रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स फंड ड्यू टू रिडेम्पशन। तो ये भी हमने बात करी थी कि सेक्शन 55 की इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि देयर शुड बी नो रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में कोई भी रिडक्शन नहीं आना चाहिए as a result of redemption of preference shares and thus the interest of outsiders is not affected। जब हम अपना शेयर होल्डर्स फंड मेंटेन रखते हैं, तो हमारा जो आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट है वो इफेक्ट नहीं होता है। फॉर दिस इट रिक्वायर्स दैट द ईदर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड, और या तो आप फ्रेश इशू लेकर आए फॉर रिडेम्पशन, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में अपनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ आउटसाइडर्स। क्लियर है सबको। तो ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है, हमारे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन क्या क्या रहे यहाँ पे। या तो आप फ्रेश इशू से अपना रिडेम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या फिर आप अपने आउट कैपिटलाइजिंग आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं बेसिकली, आप उनको यूज कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पे आप फ्रेश इशू भी ला रहे हैं और आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे फ्रेश इशू की बात करता है कि वन ऑफ द मेथड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू यूज प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। यहां पे आप फ्रेश इशू लेकर आ रहे हैं ऑफ शेयर कैपिटल। अ कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी लाएं, आप प्रेफरेंस लेकर आए, कोई भी शेयर कैपिटल आप इशू कर सकते हैं। एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम सच न्यू इशू कैन बी यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये फ्रेश इशू की कैपिटल आप यूज कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पे लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। रिडेम्पशन के लिए आप अपना जो डिबेंचर्स इशू करके सेक्शन 55 के कंप्लायंस
नहीं कर सकते। ये कंडीशन भी वहीं से ही आपको समझ में आ जाएगी जहां पे मैंने बताया कि आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए एंड साथ के साथ आपको अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। तो अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आप इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, जहां पे आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर आप अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तब भी आपको सेक्शन 55 की कंप्लायंस आपकी नहीं होगी, तब आपको आउट ऑफ प्रॉफिट देखना पड़ेगा। बेसिकली सेक्शन 55 कंप्लायंस डिबेंचर इशू करके नहीं होती है, ठीक है। फिर ये वापस से थ्योरी है जहां पे सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कि आप किस चीज के लिए अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप बोनस के लिए अपना यूज कर सकते हैं। फिर साथ के साथ अपने एक्सपेंसेस जो आपने या तो डिस्काउंट दिया आपने या फिर अपने शेयर्स इशू करने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए वो हो गए। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स आप यूज कर सकते हैं। आगे इसमें बताएगा कि अगर आप सेक्शन 133 कंपनी है तो आपको ये वाला यूज अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स। तो अगर आप सेक्शन 133 कंपनी है तो कांट अप्लाई द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पसेस बी एंड डी मेंशन्ड अबव। बी हमारी ये वाली हो गई एंड डी हमारी ये वाली होगी। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप यूज, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज नहीं कर सकते टू राइट ऑफ योर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्लियर है सबको? So it may be noted that certain class of companies whose financial statements comply with the accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act can't apply the securities premium account for the purpose of B and D mentioned above। तो मतलब B और D के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते अगर आप सेक्शन 133 कंपनी है तो। फिर उसके बाद में यहाँ पे रीजंस है, रीजंस फॉर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, ये भी थ्योरी है, ये आपके नोट्स में लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। या तो कंपनी के पास फंड्स नहीं है अवेलेबल जो जिसको वो यूज करके शेयर्स रिडीम कर पाए, या फिर कंपनी के पास आउट ऑफ प्रॉफिट्स सीआरआर क्रिएट करने के लिए एडुकेट अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व्स नहीं है, तब भी कंपनी फ्रेश इशू का रूट अपनाएगी। या फिर तीसरा रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी को फंडिंग चाहिए, कंपनी को फंड्स चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी को कैपिटल एनीवेज चाहिए ये फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर परमानेंटली कंपनी को कैपिटल चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस करके कहीं और से कैपिटल उठा लेगी, तो तब भी फ्रेश इशू का रूट कंपनी अडॉप्ट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज कंप्लीटली थ्योरी, दिस इज कंप्लीटली थ्योरी। तो आई डोंट थिंक इसका भी कोई यूज है। बेसिकली एडवांटेजेस क्या है कि कोई भी आपके पास कैश आउटफ्लो ऑफ मनी नहीं होता है, ठीक है। रिडेम्पशन बाय फ्रेश इक्विटी से अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हैं तो आउटफ्लो नहीं होता है, एक तरफ से पैसे जाते हैं, फ्रेश इशू से आपको पैसे आ जाते हैं। फिर न्यू इक्विटी शेयर्स मे बी इशूड एट प्रीमियम, आप प्रीमियम पे अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जाती है, इफ यू कमांड अ प्रीमियम इन द स्टॉक मार्केट, आप प्रीमियम पे अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। आपने जब शेयर्स अपनी कैपिटल रेज करी थी तब डल मार्केट चल रही थी, एंड मे बी जब आपका रिडेम्पशन का टाइम आ रहा है तब मार्केट बुलिश है, देन यू कैन गो फॉर फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यू कैन कमांड अ प्रीमियम फ्रॉम द मार्केट। फिर उसके बाद में शेयर होल्डर्स रिटेन देयर इक्विटी इंटरेस्ट। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो इक्विटी इंटरेस्ट अपना मेंटेन कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स ला रही है तो। डिसएडवांटेजेस क्या है, डाइल्यूशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी इशू करती है तो एडिशनल शेयर्स इशू हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग पर शेयर या फ्यूचर की अर्निंग जो है डाइल्यूट हो जाती है पर शेयर वैल्यू। फिर उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी चेंज आ जाता है। आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडेम्पशन। कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हमारे को इशू करने चाहिए फॉर सेक्शन 55 कंप्लायंस रिडेम्पशन के लिए, कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हमको इशू करने चाहिए सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए, ये हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है इन सर्टेन क्वेश्चंस। तो हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन is ascertained taking into account the balances appear in the balance sheet before redemption and the additional information provided in the problem। मतलब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपना रिडेम्पशन के लिए बिफोर फ्रेश इशू। फ्रेश इशू से पहले हम कितना मैक्सिमम रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हमारे कौन से वाले केस टाइप के हो गए जो हमने बुक अपनी कॉपी में डिस्कस किए थे। केस 2 हो गया जहां पे हम सबसे पहले अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस अप्लाई करते हैं एंड देन अपने फ्रेश इशू के शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, हमारे पास
रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है, हम पहले वो ध्यान में रखते हैं, फिर उसके बाद अपनी आगे की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमारे पास कहां पे और रिजर्व्स एंड सरप्लस रिक्वायर्ड है। तो हम पहले क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कोई आता है, अगर हमारे पास प्रीमियम ऑन, अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं तो हम उसे भी अकाउंट फॉर करते हैं, और अगर हमने कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करी है तो उस पे जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे भी हम अकाउंट फॉर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट और लॉस होता है इन्वेस्टमेंट सेल पे तो हम उसे भी अकाउंट फॉर करते हैं, एंड फिर उसके बाद देखते हैं, देन वी विल सी कि हमारे पास कितने रिजर्व्स एंड सरप्लस बचे हैं टू अप्लाई टुवर्ड्स रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि हम पहले असर्टेन करेंगे maximum amount of reserves and surplus are available for redemption is ascertained taking into account the balances appearing in the balance sheet before redemption and the additional information provided in the problem। जो भी additional information हमारे को प्रॉब्लम में दी है उसे अकाउंट फॉर करने के बाद, और जो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रहे हैं उनको देख के हम असर्टेन करेंगे कि कितने मैक्सिमम बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं टुवर्ड्स रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां पे मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, जो हमको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमें इशू करने हैं तो हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, जो हमारे पास मैक्सिमम रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल है टुवर्ड्स एप्लीकेशन टुवर्ड्स रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसे हम अप्लाई करेंगे एंड देन हम अपने फ्रेश इशू के शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली केस 2 के टाइप का था जहां पे हमने पहले अपने मैक्सिमम रिजर्व्स एंड सरप्लस अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स क्या आते हैं, मिनिमम प्रोसीड जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, जो भी हमारी फेस वैल्यू, अगर हम फेस वैल्यू पे अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट रिसीव होगी उससे हमारा सेक्शन 55 कंप्लाई होगा, तो फेस वैल्यू से हम उस अमाउंट को डिवाइड करके अपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे फॉर सेक्शन 55 कंप्लायंस, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे इफ द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज पर 3 अबव, यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स निकले इफ दे आर इन फ्रैक्शन तो हम मिनिमम उस अमाउंट को राउंड ऑफ कर देंगे अपवर्ड्स, जो हमारे को उससे ज्यादा जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी फुल फिगर में तो वहां पे हम अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट हायर फिगर पे हम राउंड ऑफ कर देंगे सो दैट हमारे सेक्शन 55 का वायलेशन ना हो। इस तरह का भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे इन मल्टीपल्स ऑफ 50s हमारे को नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने थे, तो वहां पे भी हमने अपवर्ड राउंड ऑफ कर दिया था, नेक्स्ट 50 मल्टीपल में हमने वो शेयर्स कैलकुलेट कर दिए थे। तो thus to calculate minimum number of shares to be issued to provide funds can amount payable to the preference shareholder is compared with the funds available। अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम कौन से टाइप की बात कर रहे हैं, केस 3 की, जहां पे हमको फंड्स इकट्ठा करने होते हैं, फंड्स रेज करने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। अब इसमें क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं कितने फंड्स हमारे को रिक्वायर्ड है फॉर रिडेम्पशन एंड उसमें से हम रिड्यूस करते हैं, माइनस कर देते हैं कितने फंड्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं कंपनी के पास फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। तो amount payable to the preference shareholders is compared with the funds available for redemption and the balance fund is raised by fresh issue of shares are calculated। कितने number of fresh issue हमारे को shares issue करने हैं to raise the balance amount of funds जो हमारे को required for redemption, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि फ्रेश इशू में हमारे पास 2 सिनेरियो है जहां पे हमारे को शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं, या तो हमारे को लिखा हो कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे को इशू करने हैं फॉर सेक्शन 55 कंप्लायंस, तो उसमें हम पहले अपने फ्री प्रॉफिट्स अप्लाई करते हैं सारे के सारे एंड देन हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकेंडली हम सेकेंड में क्या करते थे, हमारे को इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं कि हमारे फंड्स इकट्ठे हो जाएं, जो बैलेंस अमाउंट ऑफ फंड्स हमारे को रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन वो हमारे पास रेज हो जाए, ठीक है। एंड थर्डली फ्रेश इशू में हमारे पास क्या सिनेरियो था, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेश इशू के शेयर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं क्वेश्चन में, एंड उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जितने हमारे पास फ्रेश इशू के शेयर्स ऑलरेडी गिवन है हम वो फ्रेश इशू करेंगे एंड देन उसके बाद अपना सेक्शन 55 का कंप्लायंस देखेंगे एंड इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल देन वी विल यूज आवर आउट ऑफ प्रॉफिट्स और अपने फ्री प्रॉफिट यूज करके उतनी बैलेंसिंग फिगर का हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये हमने फ्री प्रॉफिट्स की बात करी, अगर हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स अपने शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, अनदर मेथड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट इज
to use the distributable profits instead of issuing new shares. So when shares are redeemed by utilizing distributable profits, an amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to capital redemption reserve by debiting the distributable profits. ठीक है, तो यहां पे हम अपने फ्री प्रॉफिट्स यूज करके अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फ्री प्रॉफिट्स यूज करके हम CRR क्रिएट कर देते हैं यहां पे. ठीक है, अब हमारे लास्ट स्लाइड आती है कि एडवांटेजेस क्या है फॉर रिडेम्पशन. ये थ्योरी है हमारा सारा का सारा. अब आगे बात करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड कैपिटलाइजेशन, जहां पे हमारे कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है फॉर रिडेम्पशन. अ कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ये मैं बता चुका हूं कि हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन. तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होती है हमारी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, ये हम कैलकुलेट करते हैं, लेस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू. जो भी हमारे को फ्रेश इशू से प्रोसीड्स आ रही है उसके बाद जो भी अमाउंट हमारे पास रह जाएगी उसे हम CRR अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे. ये तब हो गया जहां पे हमारे को फ्रेश इशू की डिटेल्स गिवन है. फ्रेश इशू हमारे को गिवन है क्वेश्चन में कि कितने हमने फ्रेश इशू के थ्रू शेयर्स इशू करे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोसीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इशू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस दी हमारे को जो अमाउंट अवेलेबल है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कितनी अमाउंट का हमारे को फ्रेश इशू करना है. तो कंपनीज मे हैव सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट टू अरेंज फंड्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हम कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी सेल करते हैं टू फाइनेंस आवर रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और आप कॉल्स मंगाते हैं और कॉल्स इन एरियाज आपको हो जाते हैं, आपको शेयर्स अगर नहीं मिलते हैं फाइनल कॉल, तो देन इन सच सिनेरियो यू फॉरफीट दो शेयर्स. ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कॉल्स इन एरियाज पहले की हैं और अगर आपको वो रिडेम्पशन से पहले अमाउंट अगर रिसीव हो जाती है तो उस सिनेरियो में भी आप उन शेयर्स को अपना रिडीम कर देंगे बिकॉज वो भी शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप हो गए. अगर कंपनी ने पहले फाइनल कॉल मंगाई थी और वो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन से पहले तक अगर रिसीव नहीं हुई थी और रिडेम्पशन से पहले जस्ट बिफोर रिडेम्पशन उनको वो अमाउंट रिसीव हो जाती है, कॉल्स इन एरियाज कंपनी को रिसीव हो जाती है, तो कंपनी उन शेयर्स को भी रिडीम करेगी बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन दे हैव बिकम फुल्ली पेड अप, वो शेयर्स भी फुल्ली पेड अप हो गए हैं. तो अगर आपके पास कोई भी कॉल्स इन एरियाज रहती है और वो अमाउंट आपको टिल रिडेम्पशन रिसीव नहीं होती है तो उस सिनेरियो में आप वो शेयर्स फॉरफीट कर लेते हैं एंड दो शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड. फिर आगे बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या पढ़ी थी हमने. सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. अगर हमारे एट पार हो रहे हैं रिडीम, अगर हमारे पास ये शेयर्स एट प्रीमियम रिडीम हो रहे हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. एंड देन फिर हम करते थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दी और जो हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था दैट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर उसके बाद में हम लास्टली अपना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते थे अगर हम आउट ऑफ प्रॉफिट अपना रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हम फ्री रिजर्व्स अपने यूज करके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम करी है. तो क्लियर है सबको, सबको याद हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, समझ में आया सबको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स.